बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12वीं इकाई प्रथम जिसका दूसरा अध्याय है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, आज हम इस अध्याय का यहाँ पर अध्यापन करने जा रहे हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। पिछले चैप्टर में आपने पौधों में और प्रकृति के विभिन्न जंतुओं में किस किस तरह से प्रजनन होते हैं इसका अध्ययन किया है। आज हम केवल पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसा आज हमारा टॉपिक है, इसको हम दो भाग में बांटकर पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले पुष्पीय पौधा और उसके बाद में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पौधा मतलब ऐसे पौधे जो प्रजनन के समय पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प परागण उपरांत निषेचन और निषेचन के बाद जिनमें फल और फल के अंदर बीजों का विकास होता है, ऐसे पौधे को आवर्त बीजी पौधा या पुष्पीय पौधा कहते हैं। बच्चों, जिस क्षेत्र में हम निवासरत हैं, अधिकतर हमारे आसपास ऐसे ही पौधे पाए जाते हैं जिनमें हमने देखा है कि उनमें एक उनके प्रजनन काल में पहले पुष्प खिलता है, पुष्प के स्थान पर फल बनते हैं और फलों के अंदर बीजों का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है, कैसे होती है, कैसे पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुष्प की संरचना कैसी होती है, कैसे परागण होता है, कैसे लैंगिक अंग होते हैं और किस तरह फल और फल के अंदर बीजों का विकास होता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया का क्रमशः अध्ययन एक के बाद एक आज हम इस अध्याय के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक पुष्पीय पौधे में लैंगिक अंग के रूप में इनमें पुष्प बनता है। तो आज हम एक परिपक्व पुष्प की या पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर की संरचना का अध्ययन करेंगे और यहीं से लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सभी पौधे अपने अपने प्रजनन काल के समय एक पुष्प उत्पन्न करते हैं। आपने इसके पहले भी पुष्प की संरचना का अध्ययन किया हुआ है। आज मैं आपको यहाँ पर एक पूर्ण पुष्प का नामांकित चित्र बता रहा हूँ। बच्चे परीक्षा में आप देखेंगे कि दो प्रकार से प्रश्न आता है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि एक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। कभी कभी एक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखें। आपने देखा है कि एक पुष्प का अगर हम चित्र बनाए तो देखेंगे कि एक पुष्प में एक छोटी सी ऐसी संरचना होती है जिसकी सहायता से पुष्प अपने मातृत्व पौधे से लगा हुआ होता है। इस संरचना को हम बोलते हैं पेडिसिल या हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पग्रंथ। पेडिसिल या पुष्पग्रंथ। और पुष्पग्रंथ या पेडिसिल का शीर्ष भाग थोड़ा चपटा होता है। इस चपटे भाग को थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। थैलेमस या पुष्पासन। और इसी थैलेमस या पुष्पासन पर एक कंप्लीट पुष्प में 4 अंग लगे हुए होते हैं। इन 4 अंगों का चित्र देखें। सबसे पहले पुष्प के केंद्र में ये इस प्रकार की एक संरचना होती है जो कि इसका केंद्रीय अंग होता है और इसके चारों ओर ये इस प्रकार से कुछ संरचनाएं इस प्रकार से लगी हुई होती है। आप देखेंगे ये इस प्रकार से। और इसके अलावा एक पुष्प का रंगीन भाग जो इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुष्प के चारों तरफ एक और रंगीन भाग होता है जो सबसे बाहर की ओर लटकता हुआ होता है। इस तरह से एक पुष्प में, कंप्लीट पुष्प में, पूर्ण पुष्प में ये 4 अंग होते हैं। नामकरण कर लेते हैं। आप देखेंगे सबसे बाहरी भाग जो इस प्रकार से पुष्प के खिलने के बाद बाहर की ओर लटकता हुआ होता है। वास्तव में यह पुष्प का वह भाग है जो कलिका अवस्था में पुष्प को चारों ओर से ढका हुआ होता है और पुष्प के खिलने के बाद सबसे बाहर को लटकता हुआ दिखाई देता है। इसको हम कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज।
उसके बाद में पुष्प का द्वितीय चक्र, जिसको हम बोलते हैं कोरोला या दलफल। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। वास्तव में किसी पुष्प की पहचान इसके कोरोला के कारण ही होती है। यदि मैंने कहा कि गुड़हल का पुष्प लाल कलर का होता है, यदि मैं कह रहा हूं कि यह पुष्प पर्पल कलर का है, तो वास्तव में पर्पल कलर ये इसके कोरोला का होता है, जो कि पुष्प का द्वितीय चक्र है। इसको हम बोलते हैं कोरोला। इस तरह से ये पुष्प के दोनों जो भाग हैं, वास्तव में ये ऐसे अंग हैं जो प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रजनन में उपयोग में लाए जाते हैं। इस दोनों भाग को हम पुष्प के सहायक अंग, इसको हम पुष्प का सहायक अंग या एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा पुष्प में दो भाग और है, ये एक भाग है और यह एक भाग है। यह पुष्प का तृतीय चक्र है। इसको हम देखें, यह तृतीय चक्र, यह एंड्रोसियम, इसको एंड्रोसियम या पुमम कहते हैं। ये एंड्रोसियम या पुमम यह पुष्प का नर जनन अंग है। साथ ही इसके केंद्र भाग में एक और अंग होता है जिसको हम गाइनोसियम या इसको जायांग कहते हैं। यह पुष्प का वास्तव में माता जनन अंग है। इस तरह एक पुष्प में दो लैंगिक अंग है, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और इन दोनों अंगों को एक साथ पुष्प के जनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इस तरह पुष्पी पौधों में प्रजनन काल के समय एक कंप्लीट पुष्प में 4 अंग पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जहां पर पुष्प अपूर्ण होते हैं। यदि किसी पुष्प में केवल जायान है तो उसको मादा पुष्प, यदि किसी पुष्प में केवल पुमम है या एंडोसियम है तो उसको नर पुष्प कहते हैं। चाहे पुष्प एक लिंगी हो, चाहे पुष्प द्विलिंगी हो, समस्त पुष्पी पौधे या आवर्तबीजी पौधे प्रजनन काल के समय इस प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। ये थी हमारे पुष्प की संरचना। इसके बाद में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जो हायर प्लांट या पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक प्रजनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और इस पूरे लैंगिक प्रजनन के चक्र को एक साइक्लिक प्रक्रम के द्वारा समझेंगे और उसके बाद उसके विभिन्न चक्र को विस्तृत अध्ययन करके हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन के जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के पौधे या आवर्तबीजी पौधे लगे हुए हैं, इन पौधों की अगर संरचना देखें, सपोज मान लेते हैं कि एक पौधा हमारे चारों ओर लगा हुआ है। ऐसे इस प्रकार के पौधे, इस पौधे को हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारा एक औरत बीजी पौधा है। यह एक औरत बीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जब यह अपने प्रजनन काल में होता है या जब यह प्रजनन कर रहा होता है, उस समय सबसे पहले इस पौधे में यह एक द्विगुणित पौधा है। द्विगुणित पौधा अर्थात इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं। ऐसे पौधे को हम बीजाणुभित्त पौधा या स्पोरोफाइट प्लांट भी कहते हैं। ये एक स्पोरोफाइट प्लांट अपने प्रजनन काल के समय या प्रजनन के समय सबसे पहले, बच्चों ध्यान देंगे आप कि सबसे पहले ये स्पोर या बीजाणु उत्पन्न करते हैं। प्रजनन के समय सबसे पहले स्पोर या बीजाणु उत्पन्न करते हैं। चूंकि हायर प्लांट्स में 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। जो छोटे आकार के स्पोर्स बनते हैं उनको हम माइक्रोस्पोर, छोटे आकार के जो स्पोर बनते हैं उसको हम माइक्रोस्पोर्स, और बड़े आकार के जो स्पोर बनते हैं उसको हम मेगास्पोर कहते हैं। औरत बीजी पौधों में प्रजनन के समय उत्पन्न होने वाले माइक्रोस्पोर को परागकण या पॉलन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम परागकण कहते हैं। सबसे पहले लैंगिक पौधों प्रजनन के समय आवर्तबीजी पौधों में
पहले स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर जिनको हम परागकण भी कहते हैं, मेगास्पोर जो कि अंडाशय में बीजांड के अंदर उत्पन्न होते हैं। और यही माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर से आगे प्रजनन के समय मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट या जिसको हम एक कहते हैं का उत्पादन होता है। और माइक्रोस्पोर्स या परागकण प्रजनन के समय आगे वृद्धि करके मेल गैमेट या नर युग्मक बनाते हैं। इस तरह आवर्तबीजी पौधे के बीजाणुरहित पौधे में लैंगिक प्रजनन के समय जननांगों में सबसे पहले बीजाणु उत्पन्न होते हैं। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। आवर्तबीजी पौधों में माइक्रोस्पोर्स को पोरेंद्रे अर्थात परागकण, मेगास्पोर्स बीजांड के अंदर बनते हैं। और मेगास्पोर्स से अंततः विकास की आगे प्रक्रिया में मादा युग्मक अर्थात एक सेक्स का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर्स या परागकण आगे विकसित होकर के मेल गैमेट उत्पन्न करते हैं और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयुग्मन की क्रिया के द्वारा आपस में फ्यूज होकर यह क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन या फर्टिलाइजेशन करके एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। इसको हम बोल देते हैं बच्चों जायगोट या युग्मनज। और यही जायगोट या युग्मनज आगे भ्रूण, आगे यह एक बहुकोषीय की संरचना जिसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कह देते हैं। इसके बाद में भ्रूण विकसित होकर के बीज बनाता है और बीज पुनः अंकुरित होकर के पुनः एक स्पोरोफाइट पौधे को जन्म देता है। इस तरह आवर्तबीजी पौधे के जीवन चक्र को हम यहाँ समझने का पुनः एक बार प्रयास कर लें। आवर्तबीजी पौधा जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है वास्तव में यह एक बीजाणुरहित पौधा है, द्विगुणित होता है और लैंगिक प्रजनन के समय इसमें सबसे पहले लैंगिक अंगों में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु को पोरेंद्रे भी कहते हैं। मेगास्पोर्स आगे विकसित होकर के फीमेल गैमेट या मादा युग्मक बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स या परागकण आगे विकसित होकर के नर युग्मक बनाते हैं और फिर मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में फ्यूज होकर के या निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जायगोट बनाते हैं। जायगोट से भ्रूण और भ्रूण से बीज बनता है और अंततः बीज अंकुरित होकर के पुनः एक पौधे को जन्म देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया में चलते रहती है बच्चों। तो हम चूंकि पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं तो अब इस पूरी प्रक्रिया में हमको क्रमबद्ध एक एक पदों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पुष्प में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स किस तरह बनते हैं, माइक्रोस्पोर से किस तरह से नर युग्मक का निर्माण होता है, मेगास्पोर से किस तरह मादा युग्मक का निर्माण होता है, किस तरह निषेचन की क्रिया होती है, जायगोट किस तरह बनता है, भ्रूण का विकास किस तरह होता है, बीज कैसे बनता है और बीजों के अंकुरण से पुनः एक किस तरह आवर्तबीजी पौधे का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन एक के बाद एक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक यह था लाइफ साइकिल और इस लाइफ साइकिल के बाद में मैं आपको पुष्प के विभिन्न अंगों के अंतर्गत नर जननांग और मादा जननांग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पुष्प के नर जननांग और उसके बाद में पुष्प के मादा जननांग और उसकी विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको एक पुष्प का चित्र बताया था, उसमें हमने देखा था कि पुष्प में एंड्रोसियम जिसको हम हिंदी में पुमंग भी कहते हैं, यह पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। हम इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, इसकी संपूर्ण संरचना और इनमें किस तरह
परागकण और नर युग्मक का विकास होता है। इसका एक के बाद एकत्र करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे एंड्रोसियम पुष्प का एक कंप्लीट पुष्प का तृतीय चक्र और नर धमनी होता है, जो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। यदि हम एंड्रोसियम की इकाई को देखें तो एंड्रोसियम वास्तव में इस तरह से कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। आप अपने आसपास किसी भी प्रकार के पुष्प का विच्छेदन करके एंड्रोसियम की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन कर सकते हैं। आपने पिछले वर्ष 11वीं कक्षा में पुष्प का विच्छेदन का अध्ययन किया हुआ है। आपने वहां पर इस प्रकार एंड्रोसियम की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया होगा। एंड्रोसियम की इस इकाई को, एक इकाई को हम स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। इसकी एक इकाई को स्टेमेन या पुंकेसर कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से एक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। आप देखेंगे कि पुंकेसर का शीर्ष वाला भाग जो कि इस तरह से काफी फूला हुआ होता है, इस फूले हुए भाग को परागकोश, इस फूले हुए भाग को परागकोश या अंग्रेजी में इसको एंथर कहा जाता है। साथ ही साथ एक छोटी सी तंतुनुमा संरचना के माध्यम से पुंकेसर अपने थैलेमस से आकर के जुड़ा हुआ होता है। इस संरचना को हम पुतंतु, इसको हिंदी में पुतंतु या इसको अंग्रेजी में फिलामेंट कहा जाता है। और इस तरह एक स्टेमेन में परागकोश और पुतंतु के संधि स्थल को संयोजी या कनेक्टिव कहते हैं। इसको संयोजी या कनेक्टिव कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन होता है और परागकण का विकास इसी एंथर या परागकोश के अंदर होता है। बच्चों, यदि हम आगे परागकण के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना होगा और हम अध्ययन करके ये देखेंगे कि किस तरह से परागकणों का विकास होता है और यह परागकण परागकोश के अंदर किन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक परागकोश की आंतरिक संरचना। तो ये था हमारा स्टेमेन या पुंकेसर। इसके बाद में सपोज हम ये मान के चले कि ये हमारे पास में एक परागकोश है और इसका हम यहाँ से अनुप्रस्थ काट TS या ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं। यदि प्रथम दृष्टया मैं इसका अनुप्रस्थ काट लेता हूं या अगर हम इसका TS लेते हैं तो हम देखेंगे कि TS काटने पर हमको इसकी आंतरिक संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देती है। चलिए, इस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी और इसका जो कटा हुआ हिस्सा वो इस तरह से दिखाई देगा। हमने इसको इतना यहाँ से काट लिया, यहाँ से काटा हुआ है, ये इसके ऊपर का हिस्सा हो गया और इसके नीचे का हिस्सा होगा अनुप्रस्थ का। प्रथम दृष्टया कटा हुआ स्टेमेन या पुंकेसर हमको इस तरह से दिखाई देगा। यदि हम इसका ऊपर से देखते हुए अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाए तो इसका चित्र हमको इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान देंगे बच्चों, यदि हम इसको ऊपर से देखते हुए इसके विभिन्न हिस्सों को चित्र की दृष्टि से यदि देखें तो हमको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं आपके सामने यहाँ पर चित्र बनाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ भी चित्र बनाने का प्रयास करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इस चित्र को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों कि अगर हम इसको चित्र में देखें तो आप देखेंगे कि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आप देखेंगे कि यदि हम इसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड बनाकर यदि हम इसका अध्ययन करें तो ये हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। प्रथम दृष्टया इसमें अपने को इस तरह से 4 कोष दिखाई देते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ हम पूरे चित्र को केवल एक ही तरफ अध्ययन करके एक ही तरफ इसकी चित्र बनाकर देखेंगे। बाकी की संरचना आप अपने घर में जाके इसको पूरा करेंगे। आप देखेंगे कि प्रत्येक स्टेमेन की चारों तरफ, प्रत्येक स्टेमेन या पुंकेसर के चारों तरफ कोशिकाओं का एक आवरण होता है।
और ये कोशिकाएं उनके सर को चारों तरफ से कवर की हुई होती हैं, चारों तरफ से घेरी हुई होती है। कोशिकाओं के इस आवरण को एपिडर्मिस, कोशिकाओं के इस आवरण को एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर आप देखेंगे कि जो बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा के अंदर प्रत्येक स्टेमेन के प्रत्येक परागकोश में बाह्य त्वचा के अंदर इस प्रकार से रेडियली इलांगेट या अरीय रूप से लंबवत कोशिकाओं का इस प्रकार से एक आवरण होता है। यह एक स्तरीय आवरण है और इसकी प्रत्येक कोशिका त्रिज्या पर लंबवत होती है। ये संरचनाएं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह सेम होती है। अध्ययन की दृष्टि से हम केवल एक ही तरफ इसके चित्र बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से इस स्थान पर, ये इस स्थान पर ये इस प्रकार से होती है, आप ये देखेंगे। और यहाँ पर भी इस प्रकार से ये रेडियली इलांगेट कोशिकाओं की एक परत होती है। इस परत को इंडोथीसियम, बच्चों ध्यान देंगे, ये वाली जो परत है इसको हम इंडोथीसियम, इस परत को बोलते हैं इंडोथीसियम। एक स्तरीय परत है और यह एक स्तरीय परत आप देखेंगे जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। इसकी कोशिका भित्ति पर अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है और अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये कोशिकाएं हाइग्रोस्कोपिक अर्थात आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। लेकिन दोनों परागकोश के मध्य का जो भाग है, ये जो खांच वाला हिस्सा है, जिसको कि हम स्टोमियम कह देते हैं, जिसको कि हम स्टोमियम कहते हैं, यहाँ पर इंडोथीसियम की कोशिकाओं पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज का जमाव अधिकांशतः उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर परागकोश या पॉलन से पाई जाती है। इसको हमने इंडोथीसियम कह दिया। इंडोथीसियम के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडोथीसियम के नीचे प्रत्येक परागकोश में इस तरह से गोलाकार संरचना, इसके अंदर इस तरह से गोलाकार संरचना होती है और यहाँ पर भी कोशिकाओं का यह इस तरह से एक आवरण पाया जाता है। ये इस प्रकार से कोशिकाओं का एक आवरण होता है। इस पूरी संरचना को, इस आवरण को टेपिटम, इस आवरण को हम बोल देते हैं टेपिटम। और टेपिटम और इंडोथीसियम के बीच में इस स्थान पर कोशिकाओं का 5 या 6 आवरण या 6 परत पाई जाती है। कोशिकाओं की 5 या 6 परत को बोल देते हैं मिडिल लेयर या मध्य परत। ध्यान दें बच्चों, अब मैं आपको एक के बाद एक बाहर से अंदर की ओर समझा दे रहा हूँ। जैसे ही आप बाहर से चले अपने माइक्रोस्कोप में हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, जो कि एक बाहरी आवरण है। कोशिकाओं का एक स्तर है। बाहरी आवरण के अंदर एक और स्तर है जिसकी कोशिकाएं त्रिज्या पर लंबवत है। इसको हम इंडोथीसियम, जो कि आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। उसके नीचे कोशिकाओं का एक आवरण मिडिल लेयर और उसके नीचे कोशिकाओं का एक और आवरण है जिसको हम टेपिटम कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ये टेपिटम प्रारंभ में द्विगुणित और बाद में बहुगुणित कोशिकाओं का एक आवरण है। इसका जीवद्रव्य काफी घना और सघन जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं। ये बहुगुणित कोशिकाएं होती है, बहुकेंद्रकी कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं यहाँ पर विकसित हो रहे बीजाणुओं का पोषण करती है। अर्थात यहाँ पर जो टेपिटम है ये वास्तव में पोषक स्तर है जो परागकोश के अंदर विकसित होने वाले परागकणों का पोषण करती है या उनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। साथ ही साथ परागकणों को अलग अलग करना और उसके चारों तरफ बाह्य भित्ति का निर्माण करने का काम भी टेपिटम का ही होता है। इस प्रकार की संरचनाएं सभी जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर और सभी जगह इस प्रकार की संरचना होती है। बच्चों समझने के लिए हमने केवल एक ही तरफ इसका डायग्राम बनाकर बताने का प्रयास किया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस डायग्राम को घर जाकर के पूर्ण करेंगे।
टैपिटम, अब हमने देखा टैपिटम ये खाली स्थान है। ये जो टैपिटम के अंदर का खाली स्थान है, यहाँ पर भी द्विगुणित कोशिकाएं भरी हुई होती है। इस द्विगुणित कोशिकाओं को जो टैपिटम के चारों तरफ है, टैपिटम से घिरी हुई होती है, इन द्विगुणित कोशिकाओं को स्पोरोजीनस टिश्यू, इनको कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, अर्थात बीजाणु जनन कोशिकाएं। ये वो ऊतक या वो कोशिकाएं हैं जो भविष्य में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों या लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट हमने काटा और अनुप्रस्थ काट की विस्तृत संरचना का जब हम अध्ययन किए तो हमने देखा कि एक डाइथिकस एंथर में, डाइथिकस एंथर का मतलब ये है कि इसके प्रत्येक पाली में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। कुछ एंथर मोनोथिकस होते हैं जिसकी प्रत्येक पाली में केवल एक ही स्पोरेंजिया या एक ही परागकोश पाया जाता है। आप देखेंगे कि परागकोश की बाहरी सतह एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम जो कि आर्द्रता ग्रही प्रकृति की है, इसके नीचे मिडिल लेयर जो कि 1 से लेकर के 6 कोशिकाओं की परत की बनी हुई होती है, इसके नीचे टैपिटम जो कि एक पोषक परत है, परागकणों का पोषण करती है, घने जीव द्रव्य वाली है, बहुगुणित कोशिकाओं की बनी है और साथ ही साथ बहुकेंद्रकी होती है। और टैपिटम से घिरे हुए संपूर्ण ऊतक को, द्विगुणित ऊतक को, ये जो ऊतक होता है द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, इस द्विगुणित ऊतक को स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोर जनन कोशिका कहते हैं। चलिए, इसके बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस स्पोरोजीनस टिश्यू से परागकणों का निर्माण किस तरह से होता है। बच्चों, आप ध्यान देंगे, अभी हमने एक ऐसे परागकोश का चित्र बनाया है जिसके अंदर परागकण का निर्माण नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह स्पोरोजीनस टिश्यू किस तरह आगे विकास की प्रक्रिया के दौरान परागकणों का निर्माण करते हैं। आइए हम इसको भी चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये चित्र अभी हमारे पास बना हुआ है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि इस पूरी प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सपोज ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में ये इस प्रकार से एक स्पोरेंजिया के चित्र को हम यहाँ पुनः स्केच कर रहे हैं। ये टैपिटम, ये हो गया टैपिटम। आप एक स्पोरेंजिया को चित्र के माध्यम से हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये टैपिटम, चलिए, ये एक घने चित्र वाली कोशिकाओं का आवरण है जिसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, टैपिटम। टैपिटम के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टैपिटम के अंदर क्या है, द्विगुणित कोशिकाएं भरी हुई है। इन द्विगुणित कोशिकाओं को हमने क्या बोल दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू। सारी कोशिकाएं कैसी है, द्विगुणित है। वेरी गुड। आप देखेंगे कि ये जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, द्विगुणित कोशिकाएं, ये द्विगुणित कोशिका, इसको हमने क्या बोला, टैपिटम। और ये हो गया स्पोरोजीनस टिश्यू। बच्चे ध्यान देंगे आप कि इसको हमने यहां से अध्ययन की दृष्टि से इतने हिस्से को बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पूरा एंथर का अनुप्रस्थ काट है, इसमें 4 स्पोरेंजिया है और इन चारों स्पोरेंजिया के अंदर टैपिटम और स्पोरोजीनस टिश्यू को हम बाहर इसका चित्र बनाकर इसके अंदर होने वाली विकासीय प्रक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर परागकणों का विकास होता है। तो इस चित्र को हम यहाँ से अब मिटा देते हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्पोरोजीनस टिश्यू से परागकणों का विकास होता है। आप देखेंगे बच्चों कि ये टैपिटम है और टैपिटम के अंदर बहुत सारा स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणु जनन ऊतक यहाँ पर भरा हुआ होता है।
कुछ समय के बाद में आप ये सारी कोशिकाएं जो स्पोरोजिनस टिश्यू आपस में टाइटली यहाँ पर बंधी होती हैं, कुछ समय के बाद में अपनी विकासीय प्रक्रिया के दौरान ये कुछ कोशिकाएं यहाँ की मर जाती हैं, नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं जीवित रह पाती हैं, वो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट या पृथक पृथक हो जाती है। हमने यहाँ से एक कोशिका को बाहर निकाल दिया, यहाँ से हमने एक द्विगुणित कोशिका को बाहर निकाला। ऐसी यहाँ पर कई सारी द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और जो जीवित होती हैं वो सभी एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाती हैं। एक दूसरे से पृथक पृथक हुई इन कोशिकाओं को अब हम यहाँ पर स्पोर मदर सेल, इस कोशिकाओं को स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका। अब इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा आगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसके अंदर परागकणों का विकास किया जाता है। किस तरह होगा देखेंगे। स्पोर्स मदर सेल आगे समसूत्री विभाजन के द्वारा, आगे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा आगे इसमें क्या होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन, इसमें आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह यहाँ पर अगुणित माइक्रोस्पोर्स, ये इस तरह से अगुणित माइक्रोस्पोर, अगुणित माइक्रोस्पोर या अगुणित लघु बीजाणु, अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का विकास करती है। ध्यान देंगे, स्पोर्स जीनस टिश्यू या बीजाणु जनन ऊतक की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक पृथक होती है। पृथककरण के बाद प्रत्येक द्विगुणित कोशिका को हम स्पोर्स मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और यही स्पोर्स मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न करती है और इन अगुणित कोशिकाओं को लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता है ध्यान देंगे बच्चों। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाओं के बनने की क्रिया भी 2 प्रकार से होती है। ध्यान देंगे, कहीं कहीं पर बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल, ध्यान देंगे स्पोर्स मदर सेल, कहीं कहीं पर यह स्पोर्स मदर सेल सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती है और 2 केंद्रक, दोनों अगुणित होते हैं। दोनों केंद्रक के बीच में केंद्रक के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव का विभाजन भी पूर्ण हो जाता है और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद पुनः 2 कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान देंगे बच्चों, इस तरह अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिका बन जाती है। ऐसे विभाजन को जिसमें प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन के बाद केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है, इस प्रकार के विभाजन को सक्सेसिव, इस प्रकार के विभाजन को सक्सेसिव विभाजन या उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। और कुछ पौधों में परागकणों के विकास के समय बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 2 केंद्रक बनते हैं उन दोनों केंद्रकों के बीच कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। फलस्वरूप दोनों केंद्रक कोशिकाओं के अंदर स्वतंत्र होते हैं और इन स्वतंत्र कोशिकाओं में पुनः एक बार अर्धसूत्री विभाजन के दौरान
4 केंद्रक बन जाती है। अर्थात केंद्रकों का विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हो पाता। फलस्वरूप एक ही कोशिका के अंदर अंततः लगातार अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और अब यही 4 केंद्रकों के में अंतिम में भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अंततः 4 कोशिकाएं बन जाती है। तो आप देखेंगे कुछ पौधों में जनरली एकबीजपत्री, कुछ पौधों में एकबीजपत्री पौधों में सबसे पहले केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका द्रव का विभाजन भी होता है और अंततः 4 कोशिकाएं बनती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता और जब 4 केंद्रक एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं और उसके बाद अंततः यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस तरह बच्चों स्पोर्स मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु या परागकण के निर्माण के समय 2 प्रकार का विभाजन होता है। पहला सक्सेसिव या सक्सेसिव डिवीजन, इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डिवीजन या हिंदी में उत्तरोत्तर विभाजन। और इस प्रकार के विभाजन को साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस डिवीजन या युगपत विभाजन, इसको बोलते हैं युगपत विभाजन। इस प्रकार का विभाजन एकबीजपत्री पौधों में और इस प्रकार का विभाजन द्विबीजपत्री पौधों में होता है। और अंततः जो 4 कोशिकाओं का समूह एक साथ प्राप्त होता है इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क, इसको स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जहां पर अभी स्पोरोजीनस टिश्यू था तो इसी स्थान पर टेपिटम से घिरे हुए इस स्पोरोजीनस टिश्यू के स्थान पर इस तरह से 3 कोशिकाओं का जुड़ा हुआ यहाँ पर ये इस प्रकार से इसके अंदर कई सारे स्पोर टेट्राड का उत्पादन होता है। इस तरह से इसके अंदर कई सारे स्पोर टेट्राड का उत्पादन विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि एक स्पोरोजीनस टिश्यू से पहले स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का विकास करते हैं। इसमें स्पोर मदर सेल में परागकणों के विकास के समय 2 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका द्रव का विभाजन भी होता है और अंततः 4 कोशिकाएं बन जाती है जो चारों अगुणित कोशिकाएं होती है, आपस में जुड़ी हुई है। इन कोशिका को स्पोर टेट्राड, प्रारंभ इस प्रकार का विभाजन एकबीजपत्री पौधों में और इस प्रकार का विभाजन द्विबीजपत्री पौधों में होता है जहां हर केंद्रक के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता और अंततः एक साथ 4 कोशिकाएं जो है उत्पन्न होती हैं। इस तरह से 4 स्पोर टेट्राड बन गया। अब आप आगे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पोर टेट्राड बने हुए हैं, इस स्पोर टेट्राड की 4 कोशिकाएं। अब आप देखेंगे ये जो स्पोर टेट्राड यहाँ पर बना हुआ है, ये स्पोर टेट्राड जिसको हम बीजाणु चतुष्क कहते हैं, स्पोर टेट्राड या जिसको हमने बीजाणु चतुष्क, इस तरह यहाँ पर स्पोर टेट्राड, इसको हमने क्या बोल दिया, स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क। ये स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क की सारी कोशिकाएं आपस में कैलोस प्रोटीन, इनके बीच में यहाँ पर कैलोस प्रोटीन होती है। ये कैलोस प्रोटीन के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। और टैपिटम, ये जो टैपिटम है ये कुछ एंजाइम, टेपिटम के द्वारा कुछ एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं और इसी एंजाइम के माध्यम से स्पोर टेट्राड के बीच की ये कैलोस प्रोटीन घुल जाती है या डिसॉल्व हो जाती है।
और इस कैलस प्रोटीन के घुलने या डिसॉल्व हो जाने के कारण स्पोरोटेट्रा की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाती है। देखिए, आप देखेंगे कि स्पोरोटेट्रा की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग या सेपरेट हो जाती है और अंततः ये चारों कोशिकाएं इस तरह से एक अगुणित माइक्रोस्पोर या बीजाणु में बदल जाती है। माइक्रोस्पोर या इसी को हम यंग पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर या इसको हम यंग पॉलन ग्रेन कहते हैं। इस तरह से परागकोश या पॉलन सेक के अंदर अब इस पूरी संरचना को आप देखेंगे कि इस पूरी संरचना के अंदर इस प्रकार से अगुणित पॉलन से यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे माइक्रो स्पोर या पॉलन ग्रेन या परागकणों का विकास होता है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर या परागकणों का विकास हो जाता है। चलिए, अभी हमने आपको बताया कि किस तरह स्पोरोजीनस टिश्यू, देखिए अभी हमने जो आप चर्चा की इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू, ये था हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू से सबसे पहले क्या बनती है? स्पोर मदर सेल। इसको हम स्पोर मदर सेल कह देते हैं। स्पोर मदर सेल में सब अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर टेट्राड बनती है। इस तरह से आप देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 अगुणित कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इसको हम स्पोर टेट्राड, इसको हम स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब यह स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क की कोशिकाएं अंततः एक दूसरे से अलग अलग या पृथक पृथक होकर सेपरेट होकर के परागकण या पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। इस संरचना को पॉलन ग्रेन, अभी इसके पिछले भाग में जैसे हमने पढ़ा, किस तरह से हमने पढ़ा स्पोरोजीनस टिश्यू परागकोश के अंदर स्पोरोजीनस की कोशिकाएं अलग अलग होकर के स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्पोर टेट्राड और अंततः परागकणों का निर्माण करती है। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि ये जो स्पोर टेट्राड है, यह अलग अलग पौधे में इन स्पोर टेट्राड की चारों कोशिकाओं की व्यवस्था अलग अलग तरीके से होती है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि कहीं पर ये चारों कोशिकाएं एक ही तल में होती है, कई चारों कोशिकाएं एक समानांतर पंक्तिबद्ध क्रम में होती है, कई चारों कोशिकाएं दो के समूह में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होती है। तो चारों कोशिकाएं इस तरह से होती हैं कि एक तल में केवल 3 कोशिकाएं ही एक साथ दिखाई देती हैं। इस तरह पॉलन ग्रेन का विकास होता है। आप देखेंगे कि इस पॉलन ग्रेन के विकास के समय आप देखेंगे कि यहाँ पर परागकोश के अंदर ये जो हमारा परागकोश था और इसके चारों तरफ क्या था? टेपिटम था। जब इसके अंदर स्पोरो मदर सेल परागकण का विकास कर रही थी, उस समय इस विकसित परागकण के विकास के दौरान टेपिटम उसको पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करने के साथ साथ इस स्पोर टेट्राड की सारी कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग अलग करने का कार्य भी टेपिटम का ही होता है। बच्चों, आप ध्यान देंगे परीक्षा में टेपिटम के कार्य 2 अंक के प्रश्न में लिखने के लिए आते हैं, तो इसके कार्य आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो टेपिटम यहाँ पर होता है, इसको भी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। वास्तव में कहीं कहीं पर जो टेपिटम है, ये परागकणों के विकास के समय इस तरह इसकी कोशिकाएं पूरी तरह टूट जाती है। ये टेपिटम जो होता है, जैसे ही परागकणों का विकास प्रारंभ होता है, तो विकास के प्रथम अवस्था में ही, पहले चरण में ही टेपिटम की सारी कोशिकाएं खुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और टेपिटम के पूरे आंतरिक पदार्थ
परागकोश के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे टेपिटम को अमीबॉइड टेपिटम कहते हैं। और कुछ पौधों में परागकोश के विकास तक टेपिटम की कोशिकाएं विघटित नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। इस प्रकार के टेपिटम को हम, जो अमीबॉइड टेपिटम है, इसकी कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। और जिस टेपिटम की कोशिकाएं विघटित नहीं होती है, इस प्रकार के टेपिटम को हम सेक्रेटरी टेपिटम कहते हैं। इस तरह टेपिटम दो प्रकार का है, एक अमीबॉइड टेपिटम और सेक्रेटरी टेपिटम। और इसकी कोशिकाएं विकसित हो रही परागकणों का क्या करती है? पोषण करती है। चलिए, अब हमने देखा कि इस तरह 4 परागकोश है। यहाँ पर परागकणों का विकास हो चुका है, इसके अंदर ये परागकण बन चुके हैं, इसके अंदर भी परागकणों का विकास हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। चारों स्पोरेंजिया में ये बन गए हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन। इसके अंदर परागकण या पॉलन ग्रेन का विकास हो चुका है। अब यही पॉलन ग्रेन परिपक्व अवस्था में परागकणों के स्फुटन के साथ बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर विभिन्न माध्यम या स्वतः ही या विभिन्न कारकों के माध्यम से गाइनोसियम या मादा जनन तक पहुंचते हैं। बच्चों, हमने परागकणों के विकास की पूरी प्रक्रिया पढ़ा। अब इस प्रक्रिया को यही समाप्त करते हुए हम पुष्प के मादा जनन का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे, अब हम मादा जनन या गाइनोसियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब हम पुष्प के मादा जनन, गाइनोसियम और उससे संबंधित विभिन्न अंगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पुष्प के केंद्रीय भाग में ये इस प्रकार से मादा जनन अंग के रूप में ये इस प्रकार की संरचना होती है, जिसको हम गाइनोसियम या जायान कहते हैं। देखेंगे आप इसको, गाइनोसियम या जायान, यह पुष्प का मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन की बाह्य संरचना की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका शीर्ष क्षेत्र, जो कि अलग अलग आकार एवं आकृति का होता है, इसको स्टिग्मा या वर्ती काग्र कहते हैं। साथ ही साथ इसके निचले फूले हुए भाग को ओरी या अंडाशय कहते हैं। और बीच वाला जो भाग है, इसको स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है। तो इस तरह से संरचनात्मक दृष्टि से पुष्प का मादा जनन गाइनोसियम या जायान 3 भागों में बटा हुआ होता है। शीर्ष भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल और आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय या ओरी कहलाता है। बच्चों, यदि आप किसी पुष्प का विच्छेदन करके देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस अंडाशय या ओरी के अंदर या ओरी का अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो आप देखेंगे कि इस अंडाशय या ओरी के अंदर इस प्रकार से कई सारी छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं दिखाई देती है। वास्तव में अंडाशय के अंदर दिखाई देने वाली यह छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं बीजांड या ओव्यूल कहलाती है। इन्हीं दानेदार संरचनाओं को हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। इन्हीं दानेदार संरचनाओं को हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। और इसी के अंदर मेगास्पोर अर्थात गुरु बीजाणु या और मादा युग्मक अर्थात एक सेल का विकास होता है। इसीलिए बच्चों, अब हम यहाँ से निकाले गए एक ओव्यूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखेंगे, यदि हम एक बीजांड या ओव्यूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक बीजांड या ओव्यूल के अंदर इस प्रकार से एक संरचना होती है और इस बीजांड या ओव्यूल के चारों तरफ कोमल कोशिकाओं का पुनः एक आवरण होता है और इस आवरण के चारों तरफ इस तरह से एक और आवरण होता है। इस तरह से जो परिपक्व ओव्यूल है वो इस संरचनात्मक दृष्टि से इस प्रकार का होता है। ये ओव्यूल जो हमने यहाँ से निकाला है, इसकी आंतरिक संरचना को हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखेंगे कि एक ओव्यूल में परिपक्व, ये जो हमने चित्र बनाया है, ये वास्तव में
एक परिपक्व बीजांड की संरचना है। बच्चों ध्यान देंगे, परीक्षा में एक परिपक्व बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको आता है। तो यह परिपक्व बीजांड की संरचना है। इसके विभिन्न हिस्सों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इसके केंद्रीय भाग में जो ये वाला भाग है, जो सबसे अंदर केंद्रीय भाग है, यह भाग कुल मिलाकर परिपक्व अवस्था में 7 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब देखिए इसके निचले भाग में यहां पर 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसमें केंद्रीय कोशिका बड़ी एवं 2 कोशिकाएं आकार एवं आकृति में थोड़ी छोटी होती है। इसके शीर्ष क्षेत्र पर पुनः 3 समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है। शीर्ष क्षेत्र की तीनों कोशिकाएं आकार एवं आकृति में समान होती है, समरूपी कोशिकाएं हैं। और इसके मध्य भाग में एक और कोशिका होती है। इस पूरी संरचना को, संपूर्ण संरचना को भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक के निचले भाग पर 3 कोशिकाओं का जो समूह है, इसमें मध्य वाली कोशिका को हम एक सेल, इस कोशिका को एक सेल या अंड कोशिका कहते हैं। एक सेल या अंड कोशिका आकार में बड़ी होती है और इसके दोनों तरफ जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों कोशिकाओं को सिनर्गिड सेल्स या सहायक कोशिका, इस तरह इसके बीजांडद्वारी क्षेत्र की ओर स्थित 3 कोशिका के इस समूह को एक एग सेल्स है और 2 सहायक कोशिका है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर एग एपरेटस, दोनों को एक साथ मिलाकर एग एपरेटस या अंड उपकरण कहते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे ध्रुव की ओर या दूसरे क्षेत्र, अपोजिट क्षेत्र की ओर 3 समरूपी कोशिकाओं का, 3 समरूपी कोशिकाएं, जिसकी सारी कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बिल्कुल समान होती हैं, एक समान होती है। इसमें कारिकी और आकारिकी रूप से कोई अंतर नहीं होती। इन तीनों कोशिकाओं को एक साथ मिलाकर एंटीपोडल सेल, इसको एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। साथ ही साथ इसके केंद्र में एक कोशिका और होती है, जिस कोशिका को पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिकाएं भी अगुणित होती है। एक एपरेटस की तीनों कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं, लेकिन पोलर सेल है वह एक द्विगुणित कोशिका है। इस तरह से परिपक्व अवस्था में इस पूरी संरचना को अब हम यहाँ पर एम्ब्रियो सेक, इस पूरी संरचना को एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश के चारों तरफ कोशिकाओं का एक और आवरण है, जिसकी कोशिकाएं काफी कोमल कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा भ्रूणी विकास की अवस्था में यहाँ पर पोषक पदार्थ की पूर्ति की जाती है। कोशिकाओं के इस आवरण को न्यूसेलस या बीजांडकाय कहते हैं। पिछले वर्ष यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव या एक शब्द में उत्तर दो इसमें आया था कि भ्रूणकोश जिन कोमल कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? इसको न्यूसेलस। ये कोशिकाएं भ्रूणकोश के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है या खाद्य पदार्थ की पूर्ति करती है। इसके अलावा बच्चों ध्यान देंगे, एम्ब्रियो से चारों तरफ से जिन कोशिकाओं से घिरा उसको न्यूसेलस, और न्यूसेलस के चारों तरफ भी कोशिकाओं का एक और आवरण है जिसकी कोशिकाएं काफी दृढ़ और मोटी होती है। दृढ़ और मोटी कोशिकाओं के इस आवरण को इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। इस आवरण को इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। कुछ आवर्तबीजी पौधों में
इंट्यूबुलेट या अध्यावरण एक स्तर का बना होता है, उसे यूनिटेक्मिक ओव्यूल अंडा बीजांड कहते हैं। कुछ में 2 पत्तों का बना होता है, उसे बाइटेक्मिक बीजांड कहते हैं। और कुछ आवर्तबीजी पौधे ऐसे भी हैं जिनमें इंट्यूबुलेट नहीं पाया जाता, उसे एटेक्मिक बीजांड कहते हैं। इस तरह इंट्यूबुलेट चारों तरफ का कठोर एवं सुरक्षात्मक आवरण है। इस पूरी संरचना को यहां से लेकर इस पूरी संरचना को ओव्यूल का जो फूला हुआ भाग है, इसको ओव्यूलर बॉडी, इसको बोल देते हैं ओव्यूलर बॉडी। साथ ही साथ ओव्यूल्स अपने मातृत्व पौधे या अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा से जिस संरचना के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, इस संरचना को फ्यूनिकल कह देते हैं। फ्यूनिकल वो संरचना है जिसके माध्यम से बीजांड या ओव्यूल अपने मातृत्व पौधे के प्लेसेंटा से आकर के जुड़ा हुआ होता है। फूली हुई संरचना ओव्यूलर बॉडी। ओव्यूलर बॉडी में सबसे केंद्रीय भाग एम्ब्रियोसेक जो 7 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एम्ब्रियोसेक के चारों ओर का भाग जिसको हम न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहते हैं, और बीजांडकाय के चारों तरफ का जो घेरा है उसको इंट्यूबुलेट या अध्यावरण कहते हैं। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि जिस स्थान पर ओव्यूलर बॉडी और फ्यूनिकल आपस में आकर के मिलते हैं, उस स्थान को हम यहाँ पर हाइलम, इसको हाइलम कहा जाता है। साथ ही साथ फ्यूनिकल से होते हुए एक वॉस्कुलर स्टेंस या संवहन मंडल की एक शाखा ओव्यूल के बॉडी में प्रवेश करती है। इसी शाखा के माध्यम से मातृत्व पौधे से खाद्य पदार्थ एवं पानी ओव्यूल की बॉडी तक या न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाता है। इस संरचना को वास्कुलर स्टेन या संवहन शाखा हमने इसको कह दिया। आप देखेंगे कि इस पूरे ओव्यूल की पूरी संरचना में एक स्थान ऐसा है जहां पर इंट्यूबुलेट नहीं पाया जाता। उस स्थान पर बीजांड में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। उस छिद्र को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह देते हैं, और माइक्रोपाइल के विपरीत वाला फूला हुआ हिस्सा इसको चैलाइजा कहते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि एक बीजांड के माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक एपरेटस और चैलाइजल एंड की ओर समरूपी कोशिकाओं का आवरण जिसको एंटीपोडर से, और बीच में द्विगुणित कोशिका होती है जिसको हम पोलर सेल कह देते हैं। तो एक परिपक्व बीजांड की संरचना इस तरह होती है, और इस तरह के कई सारे बीजांड एक गाइनोसिल के अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। इसमें आप एक एपेक्स में जो एक सेल देख रहे हैं बच्चों, वास्तव में यही इस संरचना में माता युग्मक की तरह कार्य करती है। अभी हमने पढ़ा एक परिपक्व बीजांड की संरचना, लेकिन यह बीजांड किस तरह से उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, किस तरह एम्ब्रियोसेक का विकास होता है, किस तरह एक सेल बनती है, इसके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एम्ब्रियोसेक का विकास होता है, किस तरह एक परिपक्व अंडाशय का विकास होता है, किस तरह एक परिपक्व बीजांड का विकास होता है, इसी पूरी प्रक्रिया को मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, चित्र इस प्रकार का एक चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी कॉपी में अवश्य बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न आता है जिसमें परिपक्व बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। बच्चों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपनी पुस्तक में बना करके इसका नामकरण करेंगे। इसके बाद में चलिए अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस तरह इसके अंदर इस एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश का विकास होता है। इसको हम यहां से मिटा देते हैं, और किस तरह भ्रूण कोश का विकास होता है इस प्रक्रिया को मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दें कि प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में
विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बीजांड के अंदर देखेंगे आप कि एक विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बीजांड के अंदर ये इस प्रकार से केवल न्यूसेलस या बीजांडकाय होता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में बीजांड के अंदर केवल न्यूसेलस या बीजांडकाय ही होता है। चलिए, तो हमने ये अभी हमारा अपरिपक्व बीजांड है, ये वास्तव में अपरिपक्व बीजांड है और इसी अपरिपक्व बीजांड के न्यूसेलस से किस तरह एम्ब्रियो सेक का विकास होता है, यह क्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, इस न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की कौन सी सिरे की, ये हमारा माइक्रोपाइल हो गया था। ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा माइक्रोपाइल था और ये क्या था हमारा चलाइजा, चलाइजा और ये माइक्रोपाइल। न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की कोई एक कोशिका फंक्शनल या सक्रिय होकर, देखिए इस कोशिका को हम यहाँ से बाहर निकाल ले रहे हैं, समझने में बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस कोशिका को हमने बाहर निकाल लिया, जो सक्रिय हो गई है, फंक्शनल हो गई है। इस सक्रिय और फंक्शनल कोशिका को यहाँ पर हमने नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। इसको हमने नाम दिया है मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मातृत्व कोशिका। ये गुरु बीजाणु मातृत्व कोशिका आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसमें आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यह 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है। आप देखेंगे बच्चों, ये 4 अगुणित कोशिकाएं इस तरह उत्पन्न करती है। ये चारों कोशिकाएं हैं, चारों अगुणित कोशिका है। ये स्पोर्स मदर सेल जो थी ये द्विगुणित कोशिका थी। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अब इन चारों अगुणित कोशिकाओं को मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहते हैं। अब इन 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो कि माइक्रोपाइलर एंड के होते हैं, यानी बीजांड द्वारी सिरे के होते हैं। ये 3 मेगास्पोर आगे नष्ट हो जाते हैं और आगे विकास की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। केवल एक ही जो चलाइजर एंड का, जो चलाइजर सिरे की ओर जो एक मेगास्पोर था, यही मेगास्पोर आगे एम्ब्रियो सेक के निर्माण में भाग लेता है। कैसे भाग लेता है ध्यान दें। कुछ समय पश्चात यह फंक्शनल या क्रियाशील मेगास्पोर, देखिए हमने कहा कि 3 नष्ट हो गया और एक ही क्या होता है, क्रियाशील होता है। एक ही फंक्शनल होता है, एक ही क्रियाशील होता है, बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं। और इसमें से जो क्रियाशील मेगास्पोर है यह पोषक पदार्थ को अवशोषित करके, पोषक पदार्थ को अवशोषित करके यहाँ पर खाद्य पदार्थ, खनिज तत्व, प्रोटीन आदि का अवशोषण करके यह मेगास्पोर आकार में बड़ा हो जाता है। यह सक्रिय मेगास्पोर जो कि अगुणित है, आकार में काफी बड़ा हो गया। अब इसी सक्रिय मेगास्पोर से आगे एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश का विकास होता है। देखते हैं किस तरह भ्रूणकोश का विकास होता है। देखेंगे सबसे पहले भ्रूणकोश के विकास के आगे की प्रक्रिया में देखेंगे इसके केंद्रक में पहले समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ आगे विभाजन जो होता है उसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और यह स्वतंत्र केंद्रकी होता है। स्वतंत्र केंद्रकी का मतलब केवल केंद्रक विभाजित होते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कैसे, आप देखिए समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर 2 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। क्योंकि पहले से ही क्या है, ये अगुणित है, तो इसके अंदर के सारे केंद्रक भी क्या होंगे, अगुणित होंगे। विभाजन समसूत्री हो रहा है।
तो समसूत्री विभाजन के दौरान दो केंद्रक बनते हैं। कुछ समय के बाद इन दोनों केंद्रकों के बीच में एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, रिक्तिका बन जाती है, और उस रिक्तिका के बन जाने के कारण दोनों केंद्रक एक दूसरे के विपरीत पोल पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। देखेंगे किस तरह चले जाते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से दोनों केंद्रक एक चलाइजर एंड पर चला गया और एक बेजान द्वारी क्षेत्र की ओर चला गया। इस तरह दोनों केंद्रक दो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यहाँ कोई विभाजन नहीं हुआ है। अब जब दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए, तब यहाँ पर एक बार पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर पुनः एक बार समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान दोनों क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर भी 1 से 2 और यहाँ पर भी 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब कुछ समय के पश्चात यहाँ पर पुनः एक बार समसूत्री विभाजन, ये सारे विभाजन स्वतंत्र केंद्रकी होते हैं। स्वतंत्र केंद्रकी का मतलब ये है कि विभाजन केवल केंद्रक का हो रहा है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है। यहाँ पर देखेंगे अभी एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दोनों ध्रुवों पर 4 स्वतंत्र केंद्रक बन जाते हैं। 4 स्वतंत्र केंद्रक देखेंगे। एक सक्रिय या फंक्शनल मेगास्पोर, अगुणित मेगास्पोर में समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बने। तो दोनों केंद्रक एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर चले गए। इन दोनों केंद्रकों से पुनः एक बार समसूत्री विभाजन से दोनों ध्रुवों पर 2 केंद्रक, और एक बार पुनः समसूत्री विभाजन से दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब आगे समसूत्री विभाजन नहीं होता, बल्कि अब इसके आगे भित्ति निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। भित्ति निर्माण की क्रिया देखो किस तरह, यहाँ पर जो अगली क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं भित्ति निर्माण। भित्ति निर्माण, और भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि इन केंद्रकों के मध्य, जो यहाँ पर केंद्रक बने हुए हैं, इन केंद्रकों के मध्य भित्तियां बनती हैं। और भित्ति बनने के पहले यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के पहले, या भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के पहले जो यहाँ पर केंद्रक का विकास हुआ, ये जो 4 केंद्रक बने थे, इन 4 केंद्रकों में से, ध्रुवों के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक यहाँ रह जाते हैं दोनों ध्रुवों की ओर, और एक केंद्रक ध्रुवों से केंद्र में आ जाते हैं। भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के पहले इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक ध्रुवों से केंद्र में आ जाते हैं। इस तरह अब दोनों ध्रुवों पर केवल 3 केंद्रक और बीच में 2 केंद्रक आकर के बच जाते हैं। कुल अभी इसमें केंद्रक की संख्या 8 है। दोनों ध्रुवों पर 3 और मध्य भाग में 2 केंद्रक। मध्य भाग के जो दोनों केंद्रक हैं वास्तव में दोनों ध्रुवों के केंद्रक हैं, लेकिन ये ध्रुवों से कहां पर आ गए, मध्य भाग की ओर आ गए, इसलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर आगे भित्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ पर आगे भित्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इसके ये माइक्रोपाइल, ये जो क्षेत्र था माइक्रोपाइल वाला, और ये जो क्षेत्र था चलाइजा वाला, हमने पढ़ा था ये चलाइजा वाला था, ये माइक्रोपाइल वाला था। तो इसके चलाइजा की जो 3 कोशिका है, इन तीनों कोशिका में केंद्रक निर्माण के फलस्वरूप 3 समरूपी कोशिकाएं बनती है। इन तीनों समरूपी कोशिकाओं को एक साथ प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसी तरह इसके माइक्रोपाइलर रिंग की ओर एक कोशिका काफी बड़ी और 2 छोटी कोशिका बनती है। ये एक शेष आकार आकृति
आकृति में थोड़ी बड़ी होती है और उसके साइड की जो दो कोशिकाएं हैं वो आकार आकृति में थोड़ी सी छोटी होती है। बड़ी कोशिका को हम एक से, यहाँ पर बड़ी कोशिका को एक से और छोटी कोशिका को सिंगल ग्रिड सेल या सहायक कोशिका कहते हैं। और चैलाइजर इनकी तीनों समरूपी कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका, और जो दोनों ध्रुवों के जो केंद्रक है इनके चारों तरफ भी भित्ति बनती है और प्रारंभिक अवस्था में इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। बच्चों, ये हमारा जो एम्ब्रियो सेल है इसको यंग एम्ब्रियो सेल कहते हैं। एंड एम्ब्रियो सेल, तरुण भ्रूणकोश। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से कई बार यह प्रश्न आता है कि तरुण एम्ब्रियो सेल के कोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोशिकाएं 7 हैं लेकिन केंद्रक 8 हैं। यही एम्ब्रियो सेल जब निषेचन पूर्व या निषेचन के लिए पूरी तरह तैयार होता है तो निषेचन पूर्व इसके ध्रुवीय कोशिका, ये जो सेल्स है जिसको हमने पोलर सेल कहा है, जिसको हमने पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका कहा है, ये पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका के दोनों केंद्रक आप देखेंगे ये इस तरह से, यहाँ पर एंटीपोडल सेल एक सेल और बीच के ध्रुवीय कोशिका के दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह एक यंग एम्ब्रियो सेल के बाद परिपक्व भ्रूणकोश में कुल 7 कोशिका और कुल 7 केंद्रक हो जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, यंग भ्रूणकोश में 7 कोशिका 8 केंद्रक है, लेकिन परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 7 केंद्रक पाए जाते हैं। इस तरह एक बीजांड या ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेल या भ्रूणकोश का विकास होता है। चलिए एक बार हम इस प्रक्रिया को पुनः दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि एक ओव्यूल या बीजांड के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीजांडद्वारी क्षेत्र की कोई एक कोशिका सक्रिय होकर, एक्टिव होकर, फंक्शनल होकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देती है, जो कि एक द्विगुणित कोशिका है। और यह द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा विभाजित होकर 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनाती है। क्योंकि बच्चों एक बार एक एम्ब्रियो सेल के अंदर या भ्रूणकोश के अंदर केवल एक ही एग बनता है, इसलिए यहाँ पर 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइलर इंडिया बीजांडद्वारी क्षेत्र के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, फंक्शनल होता है। और इस सक्रिय मेगास्पोर ने पोषक पदार्थ का अवशोषण, यहाँ पर क्या काम किया इसने, पोषक पदार्थ का अवशोषण किया और अवशोषण करके इसके आकार एवं आकृति में वृद्धि हो जाती है, आकार एवं आकृति इसकी बढ़ जाती है और उसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होता है जो स्वतंत्र केंद्र की होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता, 2 केंद्रक बने, दोनों केंद्रकों के बीच एक राजधानी बनती है और जैसे जैसे राजधानी का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे केंद्रक जो है विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब पुनः समसूत्री विभाजन के दौरान 2 से इसमें 4 केंद्रक, दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक, एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है और इस तरह दोनों ध्रुवों की ओर यानी चैलाइजर एंड की ओर भी और माइक्रोपाइलर एंड की ओर भी 4-4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब इन 4 केंद्रकों में से दोनों ध्रुवों के एक केंद्रक मध्य भाग में जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। इसके बाद में भित्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और भित्ति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इसके माइक्रोपाइलर एंड की ओर, माइक्रोपाइलर इंडिया और चैलाइजर दोनों की ओर 3-3 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। माइक्रोपाइलर एंड की ओर बने 3 कोशिकाओं के समूह में से
एक मध्य वाली एक सेल और दो सहायक कोशिका, दोनों को एक साथ मिलाकर एक एपरेटस कहते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद में चैलाइजर एंड की जो तीन कोशिकाएं होती है जो कि समरूपी होती है, इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिका और दोनों ध्रुव की ओर से आए हुए केंद्रक या केंद्रक से बनी इन कोशिकाओं को पोलर सेल्स कहते हैं। पोलर सेल्स अभी वास्तव में दोनों केंद्रक इसके अलग अलग है। इसमें केंद्र की संख्या 2 है, इनमें केंद्र की संख्या 1 है, अर्थात कुछ कोशिकाएं 7 है लेकिन केंद्रक की संख्या जो है वो 8 है। निषेचन के पूर्व ये पोलर कोशिकाओं के दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के पश्चात एक यंग या एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में, मैच्योर एम्ब्रियो सेक या परिपक्व भ्रूण कोश में इसके शीर्ष पर यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में एक द्विगुणित पोलर सेल और माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 कोशिका, एक सेल और सहायक कोशिका रख जाती है। इस तरह ओव्यूल या बीजांड के अंदर एक एम्ब्रियो सेल का विकास होता है। बच्चों, अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ाया उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह एंथर के अंदर पराग कण का निर्माण हुआ। अभी हमने पढ़ा किस तरह बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेल का निर्माण हुआ। अब आगे की प्रक्रिया में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह एक सेल्स और परागकण किस तरह आगे पॉलिनेशन, परागण और निषेचन की क्रिया करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ और जानकारी परागकण के संदर्भ में देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हमने एक परिपक्व परागकण का चित्र नहीं देखा है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको परागकण के विकास की प्रक्रिया और भ्रूणकोश के विकास की प्रक्रिया समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुनः मैं एक बार आपको परागकणों के विकास के बाद में मेल गैमेटोफाइट के विकास को समझाने जा रहा हूँ। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? बच्चों, आप इस पूरी प्रक्रिया को एक बार समझ लेंगे और समझने के बाद आप जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है इसी को आप अपनी नोटबुक में थ्योरी को लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह होता है कि हम समझते तो हैं लेकिन लिखते समय हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जो भी चीज़ हमने समझी है उसको बार बार लिख कर देखने का अवश्य प्रयास करें। चलिए आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परागकणों से मेल गैमेटोफाइट का विकास। भ्रूणकोश का विकास पढ़ा, इसके पहले हमने परागकणों का विकास पढ़ा। देखिए बच्चों, ये हमारा एंथर और इस एंथर में यहाँ पर इसके अंदर ये जो हमने बनाया था इसको हमने क्या कहा था? परागकोश। ये हमारा परागकोश है और परागकोश के अंदर यहाँ पर क्या बनते हैं? परागकण। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? गाइनोसियम। और गाइनोसियम के अंदर बीजांड में हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने बीजांड पढ़ा। गाइनोसियम के अंदर हमने बीजांड पढ़ा। इसके अंदर मेगास्पोर से हमने एम्ब्रियो सेक का विकास किया। यहाँ पर माइक्रोस्पोरिया भी परागकण का विकास किया है। अब यहाँ पर बना हुआ परागण की प्रक्रिया के द्वारा गाइनोसियम की वर्ती काल तक पहुंचते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर समझने वाली एक बात थोड़ी सी और है कि जो परागकण यहाँ पर अभी बने थे, जो हमने परागकण इसके पहले बनाया था, वो वास्तव में एक कोशिकीय था जिसको हमने माइक्रोस्पोर या परागकण कहा है। लेकिन जो परागकण परागकोश से बाहर आता है वास्तव में वह एक कोशिकीय नहीं बल्कि 2 या 3 कोशिकीय अवस्था में आता है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि जो परागकण है ये वास्तव में नर युग्मक नहीं है बल्कि माइक्रोस्पोर है। और इसी माइक्रोस्पोर या
परागकण से आगे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और नर युग्मकोद्भिद से फिर आगे चल के नर युग्मक बनते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परागकण किस तरह से नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं और नर युग्मकोद्भिद से किस तरह नर युग्मक का निर्माण होता है। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमने परागकण बनाया था, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर या परागकण बनाया था, जो परागकोश के अंदर है, परागकोश के अंदर से हमने ये एक यहाँ पर माइक्रोस्पोर या परागकण निकाला है जो कि एक केंद्र की अवस्था में है। इस एक केंद्र की अवस्था में परागकण में परागण के पहले और परागण के बाद दो बार एक के बाद एक कुछ परिवर्तन होते हैं। उन दोनों परिवर्तनों को मैं आपको दो पदों में बात के बता रहा हूं। पहले निष्परागण के पहले परागण में कौन कौन से परिवर्तन होंगे और परागण के बाद परागण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे, पहले मैं बता रहा हूं परागण पूर्व। पहले हम पढ़ रहे हैं परागण पूर्व, परागण पूर्व विकास। परागकण में परागण की प्रक्रिया के पूर्व कौन कौन से विकास होते हैं और परागण के बाद परागकण में कौन कौन से विकास होते हैं, इनको अब यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चों, परागकण है, परागण में सबसे पहले अपनी स्पोरेंजिया के अंदर या परागकोश के अंदर ही सबसे पहले यह परागकण, ये परागकण देखेंगे आप, ये परागकण है और परागकण में ये इसका एक अगुणित केंद्रक हो गया जो बीच में होता है। कुछ समय के बाद में ये परिधि की ओर आ जाते हैं। परिधि की ओर आने के बाद में इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स या रसधानी, देखिए ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक। इसके बाद में ये क्या हो गई, रसधानी, ये रिक्तिका, इसमें ये क्या हो गई, हमारी रिक्तिका हो गई। और यह रिक्तिका थोड़ी थोड़ी बार धीरे धीरे ये रिक्तिकाएं आपस में, ये केंद्रक हो गया और ये रिक्तिकाएं धीरे धीरे आपस में जुड़कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और कुछ समय के बाद में यहाँ पर इस केंद्रक में ये इस प्रकार से ये रिक्तिका हो गई और रिक्तिका के साथ साथ इस केंद्रक में एक बार विभाजन होता है। यहाँ पर केंद्रक में क्या होता है, एक बार विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर दो केंद्रक बनते हैं। लेकिन जो विभाजन होता है वो समान नहीं होता, बल्कि विभाजन असमान प्रकार का होता है। असमान विभाजन से यहाँ पर जो दो केंद्रक बनते हैं उसमें से एक केंद्रक जो आकार एवं आकृति में काफी बड़ा होता है और एक केंद्रक काफी छोटा होता है। देखेंगे कि जो दो केंद्रक बने उसमें से जो बड़ा केंद्रक है, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक, रिक्तिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है और इन दोनों केंद्रकों के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर भित्ति बन जाती है। इस प्रकार से दोनों केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस तरह एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम वेजिटेटिव सेल्स, बड़ी कोशिका को हम वेजिटेटिव सेल्स या वर्धी कोशिका या इसको हम ट्यूब सेल कहते हैं और छोटी कोशिका को जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स या इसको हम जनन कोशिका कहते हैं। वास्तव में बच्चों इसके स्फुटन से इस तरह ये इस प्रकार से देखेंगे कि परागकोश के स्फुटन से जो परागकण बाहर आते हैं, इसके स्फुटन से जो परागकण बाहर आते वास्तव में वो एक कोशी की अवस्था में नहीं होता, बल्कि वो इस तरह से दो कोशी की अवस्था में होता है और परागकणों के विकास की इतनी प्रक्रिया परागकोश के अंदर ही पूर्ण हो जाती है।
यह प्रक्रिया परागकोश के अंदर ही पूर्ण हो जाती है और स्फुटन के बाद जो बाहर आता है, वह परागकण एक कोशिकीय नहीं बल्कि दो कोशिकीय अवस्था में होता है। इसी परागकण को परिपक्व परागकण या माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तरुण गैमेटोफाइट या परिपक्व परागकण इसी अवस्था में कहा जाता है। इतना परिवर्तन स्पोरेंजिया या परागकोश के अंदर ही पूर्ण हो जाता है और इसी अवस्था में एक परागकण परागकोश के स्फुटन के बाद बाहर निकलकर आते हैं। इस अवस्था में जो परागकण स्फुटन के बाद बाहर आया है, इस परागकण के हम परिपक्व परागकण कहते हैं। और एक परिपक्व परागकण की हम संरचना देखें, परिपक्व परागकण की यदि हम संरचना देखें बच्चों, तो परिपक्व परागकण आप देखेंगे कि परिपक्व परागकण आकार में गोल अंडाकार, ये इस प्रकार से हो सकता है। प्रत्येक परिपक्व परागकण के अंदर एक आवरण होता है जिसको हम इंटाइन कह देते हैं। इंटाइन जो कि काफी कोमल लचीली होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। और इसके अलावा एक परागकण के चारों तरफ एक और परत होती है जो काफी लहरदार, ऑर्नामेंटेड या सजावटी, कटीली, येलो कलर की, ये इस प्रकार की संरचना हो सकती है। आप देखेंगे ये इस प्रकार से प्रत्येक परागकण के चारों तरफ ये इस प्रकार का एक और आवरण, एक और मोटी भित्ति होती है जो कि स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी हुई होती है। देखिए इस बाहरी आवरण को हम एक्साइन कहते हैं। एक्साइन यानी बाह्य भित्ति, बाह्य चोर, इंटाइन आंतरिक चोर। इस तरह परिपक्व परागकण के चारों तरफ दो आवरण होता है। बाहरी आवरण एक्साइन जो कि स्पोरोपोलेनिन ये बनी होती है, एक पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। इंटाइन सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन परागकणों को प्रतिरोधक क्षमता और इसके जैव विघटन से इसकी सुरक्षा करती है, प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने में इसकी मदद करती है। इसके अलावा परागकोश के अंदर इसकी अपनी एक इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली होगी। इसकी एक इस तरह से ये इसकी सेल मेम्ब्रेन या इसकी कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर दो कोशिकाएं, हमने कहा ये कोशिका आकार में काफी बड़ी होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल्स या इसको हम ट्यूब सेल कहते हैं। इसके अलावा जो छोटी कोशिका होती है उसको हम जनरेटिव सेल्स, इसको छोटी कोशिका को जनरेटिव सेल्स या जनन कोशिका कह देते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप देखेंगे कि पूरे परागकण, परिपक्व परागकण की संरचना में कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर या तो एक्साइन पाई ही नहीं जाती या एक्साइन काफी पतली। एक्चुअली उस स्थान पर कई सारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों को जर्मपोर कहते हैं। इन छिद्रों को जर्मपोर कहा जाता है। एक्चुअली अगर यह आकार में गोल है तब इसको जर्मपोर कहते हैं। अगर आकार में ये उत्तर लेंस के समान है जिसको कॉल्पस कहते हैं। चाहे कॉल्पस हो चाहे पोर हो, यह दो ऐसे स्थान हैं जहां पर एक्साइन नहीं पाई जाती। उस स्थान पर परागकण की दीवार में एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसको हम जर्मपोर कहते हैं। तो यह है एक परिपक्व परागकण की संरचना, इसको बोलते हैं एक परिपक्व परागकण। बच्चों 2 अंक में यह प्रश्न आपको परीक्षा में नामांकित चित्र के रूप में पूछा जाता है। आप इसका चित्र अवश्य बनाएंगे। मेरा बताने का उद्देश्य आपको यह था कि परागकोश के अंदर परागकण बनने के बाद स्फुटन के पहले
जब वह परागण के लिए बाहर आता है तब तक उसमें इतना विभाजन अपनी स्पोरेंजिया के अंदर ही हो जाता है और 2 कोशिका की अवस्था में परागकण बाहर निकल करके आते हैं। इस तरह यह एक परिपक्व परागकण की संरचना है। अब एक तरफ हमने परागकण को भी परिपक्व कर लिया है, एक तरफ हमने बीजांड की संरचना देख लिया है। अब प्रजनन के अगले चरण में हम पढ़ने जा रहे हैं परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन की क्रिया में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको परागण के विकास की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। परागण इसके बाद परागण के आगे की विकास की प्रक्रिया परागण के उपरांत गाइनोसियम के वर्तिकाग्र पर संपन्न होती है। उसके पहले मैं आपको परागण बता रहा हूँ। परागण पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। परागण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। आगे